सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू एन बेबी बॉय। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है टॉप 10 मोस्ट ओवररेटेड पोकेमॉन ऑफ एस। और एस के बहुत सारे पोकेमॉन ओवररेटेड हैं। कुछ उनकी फिनोमिना की वजह से ओवररेटेड है, कुछ उनके स्टाइल की वजह से ओवररेटेड है, और कुछ तो बस ओवररेटेड है। तो आज हम टेक करने वाले टॉप 10 मोस्ट ओवररेटेड पोकेमॉन ऑफ एस को, कि कौन है एस के सबसे ज़्यादा ओवररेटेड पोकेमॉन जिन्हें आपने ओवररेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिन्हें आपने बहुत सर चढ़ा के उनकी पावर्स को बताते हो। एक और बात, जो लिस्ट में टॉप पे होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है, तो ये टॉप 10 वीडियो में उनकी ओवररेशन कट नहीं हो सकती। अभी मेरे चैनल पे 8 सब्सक्राइबर्स हैं, 8 सब्सक्राइबर से ज़्यादा अभी तक नहीं हुए हैं, बट जैसे ही मेरे 50 से 100 सब्सक्राइबर होंगे मैं एक नई सीरीज लाऊंगा, ओवररेटेड की सीरीज, जहाँ पे मैं जितने भी ओवररेटेड पोकेमॉन एनिमे में दिखाए गए हैं, चाहे वो इलाइट फॉर चैंपियंस के पोकेमॉन हो, चाहे वो एस के पोकेमॉन हो, पहले मैं नए लेजेंडरी से शुरुआत करूँगा, उन्हीं के ओवररेटेड पार्ट को कट करने वाला हूँ। तो उस सीरीज़ को फॉलो करना ना भूलिएगा, और उस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए, उस सीरीज़ को बनने के लिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग प्लीज़ 100 से सब्सक्राइबर करवा दीजिए। तो अगला नंबर है नोएवन का, जिसे इसने कालोस रीजन में पकड़ा था, और नोएवन ने इवॉल्व होते ही एक अच्छी बैटल लड़ी थी जैप्डोस के खिलाफ। तो जैप्डोस के खिलाफ तो इसने अच्छी एजिलिटी दिखाई थी, जैप्डोस की स्पीड की भी बराबरी कर ली थी, और जैप्डोस को एक अटैक भी हिट कर दिया था, जिससे जैप्डोस को बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो गया था। बट वहाँ तो नोएवन को बिल्डअप का एडवांटेज था, और ये बात प्रूफ हो गई आगे जाके, जहाँ पे एस वर्सेस स्क्वायर की बैटल में, जो कि फाइनल बैटल थी लीग की एस वर्सेस स्क्वायर की, वहाँ पे ये सिर्फ एक ड्रॉ कर पाया था सैलामिस के खिलाफ, और अलियन की बैटल में तो एक सिंगल बैटल भी नहीं जीत पाया था। तो एस का नोएवन थोड़ा सा ओवररेटेड है, बिकॉज आप में से मोस्टली आप मानते होंगे कि एस का स्वेलो हार जाएगा एस का नोएवन से, बट मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, बिकॉज एस के स्वेलो ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी एस वर्सेस टाइसन के बैटल में, बट एस वर्सेस अलियन की बैटल में नोएवन की परफॉर्मेंस बहुत गिरी हुई थी। नंबर 9 पे आता है एस का हॉलूचा, जो एस ने कालस में पकड़ा था। और हॉलूचा भी नॉर्मल पोकेमॉन है, ये भी ज़्यादा ओवररेटेड नहीं है, बट इसका जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आप जो कहिए, आप स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहिए या डिफेंसिव फॉर्म कहिए, कोई भी फॉर्म कीजिए, लेकिन इस फॉर्म में ये बहुत ओवररेटेड है। सीरियसली इस फॉर्म में आने के बाद इसने 4 मूव्स क्या सह लिए, इस हॉलूचा को टॉप 5 में लाया जा रहा है एस के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। आप सोच सकते हैं एस के टॉप 5 में आने में कितना ज़्यादा मुश्किल है, बट सिर्फ 4 मूव्स आने की वजह से इसे टॉप 5 में लाया जा रहा है। तो लिस्ट में अगला नाम आता है लुकारियो का, जो कि एक फैन फेवरेट स्टील फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, और लुकारियो के साथ अब तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था, इनफैक्ट वो थोड़ा सा अंडररेटेड था, बट अब लुकारियो को मिलने वाला है मेगा एवोल्यूशन। अभी तक मिला तो नहीं है, जब मैं ये वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो करंटली उसे सिर्फ अभी तक लुकारियो नाइट ही दिया गया है, बट फ्यूचर में वो मेगा एवोल्व तो होगा ही, और अगर वो मेगा एवोल्व होगा तो जितनी ज़्यादा उसकी पावर्स बढ़ेगी उतना ज़्यादा वो ओवररेटेड होगा। तो लिस्ट में अगला नंबर आता है एस का टोराकैट का, या कहिए अब इंसिनेरोर का। और टोराकैट का सबसे बड़ा फीट है अपने बेस्ट राइवल इंसिनेरोर को हरा देना। इसने प्रोफेसर कुकुई के इंसिनेरोर को फाइनल बैटल में हरा दिया था, लेकिन इस विन के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहली बात तो टोराकैट लगभग हार चुका था, उसने अपनी लास्ट एनर्जी से खुद को इवॉल्व किया था। दूसरी बात की प्रोफेसर कुकुई के इंसिनेरोर ने अपना मोस्ट पावरफुल जीमो उस वक्त यूज़ ही नहीं किया। और तीसरा जो कि मुझे मेन फैक्टर ये लगता है कि इंसिनेरोर उससे पहले 3 पोकेमॉन से लड़ा था, बट टोराकैट उससे पहले सिर्फ 2 ही पोकेमॉन से लड़ा था, तो कहीं ना कहीं टोराकैट के पास बहुत बड़ा एडवांटेज था। तो नंबर 6 पे आता है बेस इन्फिनिप। ध्यान दीजिएगा कि मैंने बेस इन्फिनिप के लिया, ना कि ब्लेज इन्फिनिप को। तो बिना ब्लेज के इन्फिनिप कुछ खास पावरफुल नहीं है। अटैक पावर में इसने एग्रॉन को 1 हिट नॉकआउट कर दिया था पॉल के, बट वो इसलिए कर पाया था क्योंकि उसने मार्क पंच का यूज़ किया था, और मार्क पंच एग्रॉन पे 4 इंटू ज़्यादा इफेक्टिव है। और सच में ड्यूरेबिलिटी में तो ये फ्लिंट के इन्फिनिप के एक अटैक में ही नॉकआउट हो गया, बिल्कुल 1 हिट नॉकआउट, जबकि पिकाचू ने उस फ्लिंट के इन्फिनिप के कई सारे मूव्स ले लिए। तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरेबिलिटी में इन्फिनिप बिल्कुल अच्छा नहीं है अपने बेस फॉर्म में। टॉप 5 की स्टार्टिंग करता है गुड्रा, जो कि एस का फर्स्ट सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है, और इसके विन रेट के कारण ये बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। इसका विन रेट एस के सारे पोकेमॉन में सबसे अच्छा है, बट इसका ये मतलब नहीं कि ये एस के सारे पोकेमॉन में सबसे अच्छा है। गुड्रा ने अहम मौक़ों में बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, जैसे कि सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में ये पूरी तरह फ्लॉप रह गया था। नंबर 4 पे आता है ड्रैगोनाइट। ड्रैगोनाइट एक ड्रैगन फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, जिसे इसने गलार में पकड़ा है, और ये पोकेमॉन बहुत फैन फेवरेट है। तो अगर इतना फैन फेवरेट पोकेमॉन एस के पास आएगा तो ओवररेटेड होना तो इसका तय है। वैसे ड्रैगोनाइट ने आते ही कुछ लाजवाब बैटल्स लड़ी और उसमें जीता भी है, जैसे कि आयरिस के हेक्सरस को हराया है, बट ये पोकेमॉन ड्यूरेबिलिटी में थोड़ा सा ज़्यादा ओवररेटेड है। तो आप लोगों का मानना है कि ड्रैगोनाइट ने लगातार 31 यानी 31 पावर ऑफ पंच सह लिए कोरोना के मेगा लुकारियो के, बट अगर आप उस बैटल को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेगा लुकारियो ने जो पावर ऑफ पंचेस किए थे वो अपनी फुल पावर लगा के नहीं किए थे,
बिकॉज अगर वो जरा से भी फुल पावर लगाता तो ड्रैगोनाइट वापस पीछे पुश बैक हो जाता और उसे 31 पावर पंचेस का मौका नहीं मिलता करने का। मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप किसी मूव को, अगर कोई पोकेमॉन किसी मूव को लगातार हिट करता है तो उस मूव की पावर कम हो जाती है, बिकॉज उसे एक अच्छा एम और अच्छा ग्रिप नहीं मिलता है पोकेमॉन के ऊपर, तो वो अच्छे से अटैक नहीं कर पाता है। और अगर वो जरा सा भी अच्छे से अटैक करेगा तो सामने वाला पोकेमॉन पीछे की तरफ पुश बैक हो जाएगा, जैसे कि हमने देखा भी जब मेगालोकारू ने जोर से पावर अप पंच मारा तो ड्रैगोनाइट पुश बैक हो गया था। तो असल में एक जो स्पीड का पावर अप पंच था वो ज़्यादा से ज़्यादा 1/10 हो सकता है रियल का। इसमें अगला नंबर आता है एस के फैन फेवरेट पोकेमॉन चार्जार्ड का, जिसे उसने चार्मेंडर के फॉर्म में कांटो में पकड़ा था। और चार्जार्ड भी लगभग हर फैक्टर में ओवररेटेड है। तो चलिए मैं आपको चार्जार्ड के डायरेक्ट ओवररेटिंग पॉइंट्स बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं अटैक पावर की। अटैक पावर इसकी अच्छी है पर उतनी भी अच्छी नहीं है जितना आप लोग ओवररेट करते हैं, लेकिन हमें ये अटैक पावर ज़्यादा लगती है। जानते क्यों? क्योंकि चार्जार्ड के पास एक मूव है सेस्मिक टॉस, और सेस्मिक टॉस इसने लगभग हर बैटल में इस्तेमाल किया ही है। असल में ये मूव वही है जो इसके अटैक पावर को ज़्यादा दिखाती है, बिकॉज एस के चार्जार्ड की अटैक पावर उतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे कि एस के चार्जार्ड के मूव से आर्टिकुनो इतनी जल्दी रिकवर कर गया बिल्कुल विदाउट नो डैमेज, और ड्रैगोनाइट भी बहुत जल्दी रिकवर कर गया। वही अगर ये ड्रैगोनाइट पर सेस्मिक टॉस करता तो मुझे नहीं लगता कि ड्रैगोनाइट रिकवर भी कर पाता, बिकॉज सेस्मिक टॉस मूव ही ऐसा है जो कि सामने वाले अपोनेंट को पूरी तरीके से हरा देती है। तो आप कह सकते हो उसके अटैक पावर ज़्यादा नहीं है, लेकिन सेस्मिक टॉस की वजह से हमें को ज़्यादा लगती है। बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो एंड्योरेंस में ये अच्छा है, आई मीन इतना भी बुरा नहीं है। ये एस के वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल पोकेमॉन में से एक है, बट कुछ लोग तो इसे एस का मोस्ट ड्यूरेबल पोकेमॉन मानते हैं। अब मैं क्या बताऊँ, इवन एस का चार्जार्ड बल्बासौर से भी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है। एस का बल्बासौर ऑलमोस्ट एस के सारे पोकेमॉन से ड्यूरेबल है, बट एस के चार्जार्ड को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। स्पीड इसकी अच्छी है, ये 2 से 3 सेकंड में 200 फीट ऊंचे चढ़ गया था या फिर उड़ गया था, और एजिलिटी में भी अच्छा है। तो असल में एस का चार्जर ओवररेटेड है, लेकिन इतना भी नहीं। जो चार्जार्ड भले ही ओवररेटेड है ओवरऑल पोकेमॉन वर्ल्ड के, बिकॉज अलेन के चार्जर और लियोन के चार्जर वन ऑफ द मोस्ट ओवररेटेड नॉन लेजेंडरी में से एक है। तो नंबर 2 पे आता है ब्लेज इन्फिनिम। यहाँ पे मैंने इन्फिनिम को उसकी ब्लेज एबिलिटी के साथ लिया है। यह एबिलिटी इन्फिनिम के फायर टाइप मूव्स को बहुत हद तक ताकतवर बना देती है, और जिस तरीके से पोकेमॉन कंपनी ने इन्फिनिम को ओवररेट किया है वो लाजवाब है। आई मीन सीनो से पहले होएन में भी मेका ब्लेजिकन को ब्लेज एबिलिटी मिली थी और वो ब्लेज एबिलिटी एक्टिव भी कर चुका था, बट जिस तरीके से उसने ब्लेज एबिलिटी को एक्टिव किया था और जिस तरीके से इन्फिनिम ने किया, वो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई मीन इन्फिनिम ने जब पॉल वर्सेस एस के बैटल में अपने ब्लेज एबिलिटी को ऑन किया था तो ज़मीन नीचे की फट चुकी थी और उसके चारों ओर के फ्लेम्स आसमान तक गए थे। ये पहला व्यू ही इन्फिनिम को ओवररेट बना देता है। उसके बाद इसने इलेक्ट्रिवायर को डोमिनेट किया है। तो आप खुद ही बताइए, क्या इलेक्ट्रिवायर ने जितने मूव सहे थे उसके बाद वो और कोई मूव सह सकता था? जैसे कि सबसे पहले उसने ग्लासगोर का 50% गीगा इम्पैक्ट सहा, फिर पिकाचू का क्विक अटैक सहा, पिकाचू का 50% क्विक अटैक फिर से सहा, और उसके बाद बहुत सारे मूव्स किए। फिर इन्फिनिम का डीग अटैक सहा, और फिर इन्फिनिम ब्लेज इवॉल्व हो गया, जिसके बाद उसने फ्लेम थ्रोअर, एक डिग और एक फ्लेयर ब्लेज में काम तमाम कर दिया। और इस बैटल के बाद ब्लेज इन्फिनिम यानी कि इन्फिनिम इतना थक चुका था कि अगली बैटल वो लड़ भी नहीं पाया। नंबर 1 एस ग्रेनिंजा। एस ग्रेनिंजा जितना पावरफुल है उससे कहीं ज़्यादा ओवररेटेड है। अगर पहली बार एस के किसी पोकेमॉन को फिनोमेना मिलेगा तो वो पोकेमॉन फैन फेवरेट तो बनेगा ही, और सिर्फ बॉन्ड एवोल्यूशन ही नहीं बल्कि डिज़ाइन, एटीट्यूड, बैक स्टोरी और ना जाने ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो कि ग्रेनिंजा को ओवररेट बनाते हैं। तो इसके सारे ओवररेटेड पॉइंट तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, वो मैं सीरीज़ की वीडियो में कवर करूँगा, बट अभी के लिए इसके मेन अटैकिंग पावर की फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इसका मेन अटैकिंग फिट मानते हैं कि इसने जायंट रॉकी वाइंस को काट दिया है बहुत ही आसानी से, इसलिए इसके अटैक लेवल चैंपियन लेवल की है। बिकॉज स्टीवन का मेगा मेटाग्रॉस उन वाइंस का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। बट एक बात में आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, क्योंकि उन वाइंस में कुछ वाइंस मोटी थी और कुछ पतली। तो स्टीवन का मेगा मेटाग्रॉस जब पहली बार उन वाइंस पर अटैक कर रहा था तो उस वक्त जायंट रॉको प्लॉट का एडवांटेज था, और उसके बाद कुछ देर बाद ही स्टीवन का मेगा मेटाग्रॉस भी उन वाइंस को आसानी से डिस्ट्रॉय करने लगा था। और स्टीवन क्या प्रोफेसर सिकामोर का मेगा गास्टॉर्म भी उन वाइंस को आसानी से डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। हाँ, कुछ पोकेमॉन की रेंज से बाहर था उन वाइंस को डिस्ट्रॉय करना, लेकिन वो 8वें जिम लीडर के पोकेमॉन से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। ड्यूरेबिलिटी में आप लोग ग्रेनिंजा का एक बहुत ही बड़ा फिट मानते होंगे कि इसने 35 सेकेंड्स तक सोवेर के सेप्टाइल का लीफ स्टॉम्प सह लिया। बट अगर ये सच होता तो सेमीफाइनल्स में क्यों सोवेर के सेप्टाइल के लीफ स्टॉम्प को 5 सेकेंड तक सहने में उसकी हालत ख़राब हो गई?
असल में जो लीफ टर्म उसने 35 सेकंड तक सहा था उसके बहुत कम लीफ उसे हिट हो रहे थे, बट जो सेमीफाइनल में लीफ टर्म था वो पूरी तरीके से उसे अटैक हिट हो रहा था, वरना ऐसा नहीं। दूसरा ड्यूरेबिलिटी का ओवररेटेड फीट ये है कि इसने डियांथा के गार्डिवर के 2 अटैक आराम से सह लिए। पहली चीज़ तो डियांथा का गार्डिवर उस वक्त अपनी फुल पावर यूज़ नहीं कर रहा था, दूसरी चीज़ इसने एक शैडो बॉल सहा है जिससे इसे रेजिस्टेंसी है, और तीसरी चीज़ मून ब्लास्ट इसे इनडायरेक्ट हिट हुआ था। तो पूरी तरीके से इसने एक भी अटैक अभी तक नहीं सहा है किसी चैंपियन का। स्पीड की बात करें तो ग्रेनिंजा की स्पीड भले ही अच्छी है, पर इसने अधिकतर स्पीड फीट एरियल एस मूव के साथ दिए हैं, जहाँ पे पोकेमॉन एक ब्लाइंडिंग स्पीड पे चला जाता है। और अगर ग्रेनिंजा ने किसी पोकेमॉन पे मूव हिट कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि सामने वाले पोकेमॉन की जितनी स्पीड है उतनी स्पीड ग्रेनिंजा की हो जाएगी।